दोस्तों हाल ही में मैंने मडबॉर्न नामक एक ताइवानीज हॉरर फिल्म देखा है और इस फिल्म को शे म्यूंग जू डायरेक्ट करे हैं। इस फिल्म की कहानी में ईस्ट एशियन फोकलोर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूनिक ब्लेंड है जिसमें ऑब्सेशन, मदरहुड और कर्स जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत एक पुराने टूटे फूटे घर से होती है जहां दो लोग जिनके नाम है चैंग और आई वो अपनी कंपनी के काम से आए होते हैं। उनका टास्क होता है इस घर के हर रूम को स्कैन करना क्योंकि इसी लोकेशन के डिजाइन पर उनकी कंपनी एक हॉरर गेम डेवलप करने वाली होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये जगह रैंडम नहीं है। कहा जाता है कि इस घर के ओनर ने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया था। इनफैक्ट उसकी वाइफ की बॉडी तो आज तक नहीं मिली। लोग मानते हैं कि ओनर किसी इविल स्पिरिट के कंट्रोल में था। इसी वजह से इस हॉन्टेड रेपुटेशन को गेम के लिए परफेक्ट माना गया। रूम स्कैन करते करते दोनों ओनर की वाइफ के स्टूडियो तक पहुंचते हैं जहां वो मिट्टी की डॉल्स बनाती थी। चैंग एक फायर रूम जहां डॉल्स को पकाया जाता है उसे चेक करने के लिए अंदर चला जाता है और उसी वक्त आई को दीवार के पास पर्दे के पीछे एक अजीब घोस्टली सा साया नजर आता है। अचानक फायर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डरा हुआ आई चैंग को ढूंढने आगे बढ़ता है लेकिन चैंग अचानक से मिट्टी की डॉल से उसे डरा देता है और कैजुअली उससे कहता है कि डॉल होल्ड करो ताकि वो भी गेम के लिए स्कैन हो सके। तभी एक हल्की सी लेकिन स्पाइन चिलिंग आवाज सुनाई देती है एंड आवाज वाज इसे वापस रख दो। डर के मारे आई के हाथ से डॉल गिर जाती है और उसका सर टूट जाता है। डॉल के पीछे कुछ अजीब सा मंत्र लिखा होता है, बिल्कुल वैसा जैसे किसी रिचुअल के बाद लिखे जाते हैं। जैसे ही आई डॉल उठाता है उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगता है, जैसे कुछ उसके अंदर शिफ्ट हो रहा हो। आई वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक एक लोहे की सीढ़ी उसके ऊपर गिर पड़ती है और इससे उसे काफी गहरी चोट आती है। चैंग मदद के लिए टूल्स लेने चला जाता है और हम देखते हैं कि आई का खून जमीन पे बह रहा होता है। ये खून धीरे धीरे उसी टूटी हुई डॉल तक पहुंचता है और डॉल का रंग धीरे धीरे लाल पड़ने लगता है। मतलब ऐसा लग रहा था मानो ये डॉल जिंदा हो रही हो। जब चैंग वापस आता है तो आई सीढ़ी के नीचे नहीं होता बल्कि उसके सामने एक पजल स्टेट में खड़ा होता है। चैंग भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स उसे घसीट कर फायर रूम के अंदर ले जाती है और फिर दोस्तों सीन वहीं पे फ्रीज हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक कपल पे आता है जिनका नाम है सू चुआन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मू हुआ। सू उसी गेम कंपनी में डेवलपर है जहां आई काम करता था और मू हुआ एक रेस्टोरेशन टेक्नीशियन है जो पुराने इमारतों और मूर्तियों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाने की काम करती है। दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर चाहते थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। सू अपने अपकमिंग गेम के अप्रूवल का वेट कर रहा होता है जिससे उसे प्रमोशन मिले और मू हुआ प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा रेस्ट कर सके। मू हुआ उसे याद दिलाती है कि आज 2 बजे डॉक्टर अपॉइंटमेंट है और सू को हॉस्पिटल आना है। ऑफिस पहुंचकर सू देखता है कि उसके गेम डिजाइन को अप्रूवल नहीं मिला और वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होता ही है। इसी बीच एक एम्प्लॉय पैनिक में होती है क्योंकि आई से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सू बताता है कि उसके साथ एक सीन डेवलपर भी था, शायद उसे ट्राई किया जाए। अभी बॉस आता है और मीटिंग के लिए डिटेल्स मांगता है लेकिन आई ने कुछ सबमिट ही नहीं किया होता। सू को आई को कॉल करने को बोला जाता है और आयरनी ये है कि उसी वक्त आई का फोन ऑफिस में ही रिंग करने लगता है। कुछ ही देर बाद आई खुद ऑफिस पहुंचता है लेकिन उसकी हालत देखकर क्लियरली लगता है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। वो डरा हुआ था और मेंटली अनस्टेबल लग रहा होता है लेकिन बॉस उसकी कंडीशन को इग्नोर करके उसका सामान ले आता है और सू को मीटिंग लीड करने को बोलता है। मीटिंग के दौरान सू इन्वेस्टर्स को हाउस की डार्क बैक स्टोरी सुनाता है लेकिन इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल गेम फुटेज देखना था। तभी आई ग्लास वॉल पे आकर चीखने लगता है, वो आ रही है, लेकिन सू सिचुएशन हैंडल करने के लिए इसे मार्केटिंग गिमिक बना देता है ये कहते हुए कि गेम इतना टेरिफाइंग है कि लोग इस लेवल तक रिएक्ट करते हैं। सडनली आई का बॉडी रिएक्ट करता है और वो ब्लैक गंदा लिक्विड वॉमिट करने लगता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है और सब इसे फूड पॉइजनिंग समझ लेते हैं। बॉस इन्वेस्टर्स को कन्विंस करके फंडिंग सिक्योर कर लेता है और आई की जगह सू को ये हॉरर गेम हैंडल करने को बोलता है। सू हेजिटेंट होता है लेकिन एक्स्ट्रा मनी और प्रमोशन के प्रॉमिस से मान जाता है। इस chaos के बीच वो अपनी वाइफ की डॉक्टर अपॉइंटमेंट के बारे में भूल ही जाता है। रात को वो मू हुआ से माफी मांगता है और उसे सरप्राइज देने के लिए सुशी और रॉ मीट लेकर आता है लेकिन मू हुआ उसे याद दिलाती है कि वो प्रेग्नेंट है और रॉ मीट नहीं खा सकती। ये छोटी सी बात भी उनके बीच एक साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर देती है। डिनर के बाद मू हुआ
बताती है कि उसने रोम का एक बड़ा रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। सू उसके डिसीजन को सपोर्ट करता है, लेकिन क्लियरली उसके दिमाग में काम का प्रेशर तो चल ही रहा था। रात को जब मुहुआ सो रही होती है तो सू अपने लिए एक छोटी सी बेबी डॉल डिजाइन करता है, मतलब अपने अनबॉर्न चाइल्ड से इंस्पायर होके। तभी उनकी प्रैक्टिस बेबी डॉल अचानक आवाज करने लगती है। सू उसकी बैटरीज निकाल देता है और उसे बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके पास रखे एक बॉक्स पे जाता है, हमें अंदर वही क्रीपी मिट्टी की डॉल नजर आती है जो आई अपने साथ उस हॉन्टेड घर से लाया था। अब वो डॉल ऑफिस के स्टफ के साथ सू के घर में है। एनीवेज, अगले सीन में सू अपने न्यू गेम की रिसर्च के साथ साथ अपनी वाइफ मुहुआ से बेबी मॉनिटर के थ्रू बात करता रहता है ताकि वो एक ही टाइम पे ऑफिस का काम भी मैनेज कर सके और मुहुआ का ध्यान भी रख सके। गेम डेवलपमेंट के लिए उसे उस हॉन्टेड हाउस के ओनर और उसके फैमिली बैकग्राउंड पे डीप रिसर्च करनी होती है, इसीलिए वो ओनर की वाइफ के पुराने इंटरव्यू वीडियोस भी देखने लगता है। सीन धीरे धीरे रात का हो जाता है और सू घर पे भी अपने रिसर्च में इतना डूबा होता है कि उसे आसपास का होश ही नहीं रहता। तभी उसके साथ घोस्टली एक्टिविटीज शुरू होने लगती है। पास वाले रूम में मुहुआ अपने वर्किंग टेबल पे काम करने लगती है और सू उसे रात को काम ना करने के लिए मना करता है, लेकिन जब मुहुआ किचन से उसके पास आती है और सू वापस टेबल की तरफ देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। अचानक एक खून से भरी हुई औरत का घोस्ट सू के बिल्कुल सामने आ जाती है और उसी शॉक के साथ सू की नींद टूट जाती है। वो लिटरली चीख कर उठता है जहां मुहुआ उसे जगा रही होती है। मुहुआ सू के चिल्लाने से थोड़ी डर गई थी और सू मुहुआ को और खुद को शांत करता है और तभी मुहुआ सू के रिसर्च पेपर्स देखती है और बताती है कि ओनर की वाइफ एक्चुअली उसके ही कॉलेज की स्टूडेंट थी। उनकी फैमिली काफी अच्छी भी थी, तो इतनी अच्छी फैमिली के साथ इतना बुरा क्यों हुआ होगा। ये सोचकर मुहुआ इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। सू से कंफर्ट करता है। अब इसी इमोशनल मोमेंट में मुहुआ सू से एक प्रॉमिस मांगती है। प्रॉमिस ये कि अगर कभी उसे चूज करना पड़े उसमें और उनके बच्चे में, तो वो बच्चे को ही बचाए। सू दोनों को बचाने का प्रॉमिस करता है और अपने बनाए हुए बेबी डॉल को मुहुआ को दिखाता है। मुहुआ नोटिस करती है कि डॉल के बाल येलो कलर के हैं जबकि उन दोनों के बाल ब्लैक हैं। सू मजाक में कहता है कि येलो हेयर ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है और दोनों हल्का सा हंस देते हैं, लेकिन ये लाइट मोमेंट भी अंदर ही अंदर एक अजीब सा टेंशन कैरी कर रहा था। अगला सीन फिर रात का होता है जहां बेबी मॉनिटर एक खाली रूम में किसी अनसीन प्रेजेंस को ट्रैक करने लगता है जैसे वहां कोई हो, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। ट्रैकर धीरे धीरे मूव होते हुए सू और मुहुआ के बेडरूम के बाहर आकर रुक जाता है और अचानक बेडरूम का डोर जोर से खुलता है। इससे मुहुआ की नींद टूट जाती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है और यहाँ उसे सू के सामान के पास वही क्रीपी डॉल दिखाई देती है। जैसे ही मुहुआ डॉल उठाती है उसके पेट में बच्चा किक करता है और उसका ध्यान हट जाता है। पानी पीने के बाद जब वो वापस रूम की तरफ बढ़ती है तो बेबी मॉनिटर फिर से मूव करता है और इस बार हमें मुहुआ के पीछे एक घोस्टली फिगर दिखाई देती है, लेकिन वो एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। इस बार मुहुआ डॉल को ध्यान से उठाती है और उसके टूटे हुए हिस्सों को देखने लगती है। तभी बेबी मॉनिटर से एक बहुत क्रीपी डिस्टॉर्टेड बच्चे की पोएम बजने लगती है। अचानक शुरू हुई इस आवाज से मुहुआ कहीं ना कहीं घबरा जाती है और डॉल के जो टूटे हिस्से थे ना, उससे उसकी फिंगर कट होती है। वो डॉल रख के रूम की तरफ भागती है, लेकिन उसका खून डॉल पे लग चुका था दोस्तों, और धीरे धीरे डॉल फिर से पूरी तरह लाल हो जाती है। अब उस डॉल से वही क्रीपी पोएम की आवाज आने लगती है और मुहुआ पलट कर देखती है और उसकी आंखें डर से फैल जाती है। फिर धीरे धीरे बिल्कुल उसकी आंख लाल हो जाती है और यहीं से क्लियर हो जाता है कि डॉल सिर्फ उसी इंसान को पजेस करती है जिसका खून उस पर लग जाए। खैर, नेक्स्ट सीन सुबह का होता है जहां सू उठकर देखता है कि मुहुआ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। सू पॉइंट आउट करता है कि प्रेगनेंसी में उसे रॉ मीट नहीं खाना चाहिए, फिर वो ऐसा क्यों कर रही। मुहुआ तुरंत अपनी प्लेट से मीट हटा देती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। यहाँ नोटिस करते हैं कि उसकी राइट आई हल्की सी ब्राइट रेड हो चुकी है। सू कैजुअली बोलता है कि मीट उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि प्लेट से मीट हटाने के बाद भी मुहुआ जैसे वही मीट खा रही हो, जैसे वो अपने कंट्रोल में हो ही ना। एंड देन सडनली वो सारा खाना वॉमिट ही कर देती है। सू से संभालता है और बैकग्राउंड में किचन के पास हमें रॉ मीट का आधा टुकड़ा कटा हुआ दिखता है। एंड दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि कुछ अननेचुरल तो यहाँ हो ही रहा है। नाउ नेक्स्ट सीन एक आर्ट गैलरी का होता है जहाँ ओनर की वाइफ के बनाए हुए आर्ट पीसेस डिस्प्ले किए गए होते हैं। सू यहाँ ओनर की वाइफ की सिस्टर मिस लियू से मिलने आता है ताकि गेम के लिए परमिशन ले सके। लियू बताती है कि उसकी सिस्टर अपनी आर्ट को सिर्फ क्राफ्ट नहीं बल्कि इमोशंस का मीडियम मानती है। उसका मानना है कि हर जिंदा चीज एक दिन मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी से ही इमोशंस का कनेक्शन होता है। इसी वजह से वो अपने हर आर्ट पीस
पीस पर तलिस्मन्स लगाती है ताकि उन इमोशंस को सील किया जा सके। लियू के अंदर अभी अभी अपनी बहन की खत्म होने के पीछे का सच जानने की इंटेंस डिजायर होती है और उसे लगता है कि ये गेम ही एक ऐसा मीडियम बन सकता है जो लोगों का ध्यान फिर से इस केस की तरफ ले आए। शायद इस बार सच सामने आ जाए। सू उसे अश्योरेंस देता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि सच बाहर आए, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वो जिस चीज में घुस चुका है वो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक रियल नाइटमेयर बनने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम सू को उसी हॉन्टेड हाउस में वापस आते देखते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। इस बार वो गेम के लिए डिटेल्ड स्कैनिंग और रेफरेंस कलेक्ट करने आया होता है। वो घर के अंदर पड़े टूटे फूटे आर्ट पीसेज और सराउंडिंग्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। उसे एक औरत का शैडो जैसा साया इधर उधर मूव करता हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक उसके सामने ओनर की वाइफ का घोस्ट आ जाता है जिसके हाथ में वही क्रीपी डॉल थी और वो बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रही थी, उसे वापस रख दो, उसे वापस रख दो। सू डर के मारे पीछे हटते हुए गिर जाता है। उसके ऊपर वाले छत से खून टपकने लगता है और जब वो ऊपर देखता है तो एक मेल घोस्ट उस पे जोर से चीखने लगता है। शॉक में सू तुरंत अपने 3D ग्लासेस उतार देता है और यहाँ रिवील होता है कि वो अब तक सिर्फ गेम का प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा था। सू तुरंत अपनी टीममेट्स से पूछता है कि उन्होंने ओनर की वाइफ का घोस्ट गेम में क्यों ऐड किया जबकि इसके लिए उन्हें कोई परमिशन नहीं मिली थी। टीममेट कंफ्यूज होकर कहती है कि उसने कोई फीमेल घोस्ट डिजाइन ही नहीं किया तो ऐड कैसे होगा। सू इसे एक टेक्निकल ग्लिच समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस से क्लियरली लगता है कि वो अंदर से डिस्टर्ब तो हो चुका है। अब इस सब के पैरेलल में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां मुंह हुआ अपने टेबल पे काम कर रही होती है। वो बार बार एसी का टेम्परेचर कम करती है लेकिन वो खुद ब खुद वापस बढ़ जाता है। जब मुंह हुआ टेबल की तरफ देखती है तो उसके सामने वही टूटी हुई डॉल रखी होती है। डर के मारे वो वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है और डॉल जैसे खुद उसके हाथ में आ जाती है। अब डॉल की आंखें धीरे धीरे मूव करने लगती है और उसमें से एक क्रीपी आवाज निकलती है। कैसी आवाज? वेल, आवाज कह रही थी कि मुझे खून चाहिए। मुंह हुआ जब मिरर में देखती है तो उसका रिफ्लेक्शन एक अजीब सी स्मर्क के साथ, मतलब अजीब सी स्माइल के साथ अपने ही हाथ से अपने नेक के नीचे कट लगाता हुआ दिखाई देता है और बिना कंट्रोल के मुंह हुआ भी वही रिपीट करती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। वहीं ऑफिस की बात की जाए तो सू अपनी टीम के साथ गेम के नए ग्लिच को फिक्स करने में बिजी होता है और उसके टेबल पर रखे बेबी मॉनिटर में हमें मुंह हुआ की लाइव फुटेज दिखाई देती है जहां वो खून से भरी हालत में मिट्टी की डॉल्स के लिए क्रीपी पोएम गा रही होती है और उस ब्रोकन डॉल को ठीक कर रही होती है। मुंह हुआ पूरी तरह पोजीशन में जा चुकी थी। डॉल को फिक्स करने के बाद वो उस पर बने तलिस्मन को भी आधा मिटा देती है, लेकिन सू इस सबसे अनजान होता है। इसी बीच एक और सब प्लॉट इंट्रोड्यूस होता है जहां हमें एक तलिस्मन कलेक्टर दिखाया जाता है। वो अलग अलग जगहों पर घूमकर रेयर तलिस्मन्स की खोज करता रहता है। इस बार वो एक प्रीस्ट के पास आता है जो उसे समझाता है कि तलिस्मान का यूज सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, जैसे उसके पिता किया करते थे। लड़का इस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाता बल्कि थोड़ा रूड ही बिहेव करता है। द प्रीस्ट उसका फ्यूचर रीड करता है और एक साइन बताता है, एबिसिल हेक्साग्राम। ये एक ऐसा मिस्टिकल सिंबल है जो डार्कनेस, अननोन पावर्स और डीप हिडन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर टेंशन आ जाता है जैसे कुछ बहुत बड़ा और डेंजरस आने वाला है। एनीवेज, कमिंग बैक टू हुआ, वो घर पे मुंह हुआ को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो देखता है कि टेबल पे डॉल अब परफेक्टली फिक्स हो चुकी है और मुंह हुआ बेड पे सो रही होती है। थोड़ी देर बाद सू भी सोने जाता है और कैजुअली पूछता है कि क्या डॉल को तुमने ठीक किया, लेकिन मुंह हुआ कोई जवाब नहीं देती। तभी एसी का टेम्परेचर फिर से 30 पे चला जाता है। जैसे ही सू टेम्परेचर नॉर्मल करता है, मुंह हुआ अचानक चीख कर उठती है और गुस्से में बोलती है, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वो अपनी बेली को जोर से खरोंचने लगती है। सू उसे रोकता है और देखता है कि उसकी बेली से खून तक निकल आया है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही अजीब सा सीन था, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो कहानी आगे बढ़ती है जहां नेक्स्ट डे ऑफिस में सू प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तब उसका बॉस उसे बुलाता है और फ्रेंडली टोन में कहता है कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब उसने भी ऐसा फेज फेस किया था, तो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती है। गुड लक के लिए बॉस उसे एक तलिस्मन देता है जो उसकी वाइफ ने स्पेशली सू और मुंहुआ के प्रोटेक्शन के लिए बनाया होता है। सू वापस अपने काम पर लग जाता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करता है जब आई और स्कैनर बॉय उस हॉन्टेड हाउस में गए थे। वो नोटिस करता है कि डॉल के पीछे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो क्लियरली देख नहीं पाता। तभी बेबी मॉनिटर की लाइव फुटेज में हम देखते हैं कि मुंह हुआ सीधा कैमरा की तरफ घूर रही है। इसी मोमेंट पे सू को आई का कॉल आता है। आई की आवाज टूटी हुई थी और एकदम डर से भरी थी। वो बस इतना कह पाता है कि डॉल से बचने के लिए एक ताओइस्ट प्रीस्ट को बुला लेना चाहिए और कॉल अचानक कट हो जाता है। स्क्रीन पर बेबी मॉनिटर में मुंह हुआ एक क्रीपी स्माइल के साथ कैमरा को देख रही होती है। सू तुरंत आई के घर पहुंचता है जहां आई बहुत बुरी हालत में मदद मांगता हुआ मिलता है। उसकी एक आंख निकल चुकी होती है। वहीं पैरेलल में
हम मुहुआ को उनकी प्रैक्टिस डॉल के साथ देखते हैं जिसमें भी एक आंख निकाली जा चुकी होती है। जैसे जैसे मुहुआ डॉल को मूव करती है, आई की बॉडी भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करती है। I mean, जैसे वुडू में होता है ना, एक पपेट बन जाता है, काइंड ऑफ वैसा। मुहुआ एक एक करके डॉल का हाथ तोड़ती है और उसी के साथ आई के हाथ भी टूट जाते हैं। आखिर में वो डॉल की गर्दन घुमाती है और उसी पल आई की गर्दन भी घूम जाती है। खत्म होने से पहले आई बस एक लाइन कह पाता है, डॉल को वापस रख दो। सू ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। खैर, तो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उस तलिस्मन कलेक्टर पे जो अपने रूम में बैठकर नए तलिस्मन्स बनाने का काम कर रहा होता है। साथ ही प्रीस्ट की वार्निंग के बारे में भी सोच रहा था। उसका मानना था कि अगर वो दिल से दूसरों की मदद करे तो आखिर में उसे कुछ फायदेमंद जरूर मिलेगा। इसी के पैरेलल में हम एम्बुलेंस का सीन देखते हैं जहां आई को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और सू से पूछा जाता है कि आई ने अपनी आखिरी पलों में क्या कहा था। सू यहाँ सब कुछ बताता है एंड ऑफिस वापस आकर सू गेम फुटेज से डॉल की इमेज एक्सट्रैक्ट करके उसे क्लियर करता है। अब उसे डॉल के पीछे बना तलिस्मन क्लियरली दिखने लगता है। इसके बाद सू घर लौटता है जहां मुहुआ सो रही होती है, लेकिन टेबल पर रखी डॉल के पास उसे एक छोटी सी एक्स्ट्रा डॉल फेस बनी हुई मिलती है जो और भी डिस्टर्बिंग लगती है। तभी प्रैक्टिस बेबी डॉल के रोने की आवाज आती है और जब सू उसे ढूंढता है तो पता चलता है कि डॉल पूरी तरह टूट चुकी है और उसकी बैटरीज भी बाहर पड़ी है, लेकिन फिर भी डॉल से आवाज तो आ ही रही थी। अचानक मुहुआ बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है और फिर एकदम से सब चुप हो जाता है। इसी मोमेंट पर एक अनसीन स्पिरिट मुहुआ से निकलकर सीधा सू के अंदर एंटर करती दिखाई देती है। अब पोजीशन के इस एज पे सू को कुछ फ्लैशेस दिखते हैं, लाइक ओनर की वाइफ मिट्टी से डॉल्स बना रही होती है और उनके पीछे टलिस्मन्स भी ड्रॉ कर रही होती है। कुछ पल के लिए सू भी कंट्रोल लूज कर देता है, लेकिन बॉस के दिए हुए प्रोटेक्शन टलिस्मन की वजह से वो खुद को संभाल लेता है और डॉल को ले जाने की कोशिश करता है, पर मुहुआ उससे ये छीन लेती है। सू के बुलाने पर वो पलट कर देखती जरूर है, लेकिन अब उसका गुस्सा और कंट्रोल दोनों बढ़ चुका होता है। इनफैक्ट वो डॉल लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद सू एक प्रीस्ट के पास जाता है और पूरी सिचुएशन समझाता है, साथ ही डॉल के पीछे बने तलिस्मन की फोटो भी दिखाता है। ये वही प्रीस्ट है दोस्तों जो पहले तलिस्मन कलेक्टर लड़के के साथ दिखा था। प्रीस्ट तलिस्मन के डिजाइन देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये मामला सिंपल नहीं है और सू को उस तलिस्मन कलेक्टर के पास भेज देता है जो कॉलेज में तलिस्मन एस्ट्रोलॉजी पर गेस्ट लेक्चरर होता है। और इस पॉइंट से दोस्तों हम उसे मास्टर के नाम से एड्रेस करेंगे। सू उसकी क्लास अटेंड करता है और एक सवाल पूछता है। सवाल ये कि क्या तलिस्मन का कोई हिस्सा हट जाने से उसकी पावर खत्म हो जाती है। मास्टर कामली समझाते हैं कि पावर पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि जितना पार्ट इरेज होता है उतनी ही उसकी शक्ति कम हो जाती है। क्लास के बाद सू मास्टर से हेल्प मांगता है, लेकिन वो इनिशियली मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वो डॉल के तलिस्मन को ध्यान से देखता है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जैसे उसे इस सिंबल के बारे में पहले से कुछ गहरा पता हो। मास्टर फाइनली हेल्प के लिए रेडी हो जाता है और बताता है कि ये एक बाइंडिंग तलिस्मन है जिसका यूज एक्सट्रीमली डेंजरस स्पिरिट्स को सील करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ना तो उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उन्हें अपीज किया जा सकता है। इसी वजह से उन्हें ह्यूमन लाइक ऑब्जेक्ट्स जैसे डॉल या टॉयज में इम्प्रिजन किया जाता है ताकि वो किसी इंसान को डायरेक्टली हार्म ना कर सके। सू पूछता है कि क्या वो तलिस्मान को कंप्लीट करके स्पिरिट को वापस सील कर सकता है, तो मास्टर बताते हैं कि ये पॉसिबल तो है लेकिन बहुत रिस्की है, क्योंकि तलिस्मान तभी काम करेगा जब उसके हर कैरेक्टर को बिल्कुल सही और प्रिसाइज तरीके से लिखा गया हो। बस फिर क्या था, इसके बाद मास्टर और सू के घर आते हैं और मास्टर सिचुएशन को क्विकली असेस करते हैं और सू से कहते हैं कि मुहुआ को तुरंत लेके आओ। सू जाकर मुहुआ को चेक करता है जो कि अपने रूम में रॉ मीट खा रही होती है एंड इट वाज क्लियरली अननेचुरल। अचानक मुहुआ उठकर डॉल की तरफ बढ़ती है, लेकिन मास्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। उसने जमीन पर पहले से रिचुअल सॉल्ट का सर्कल बना रखा होता है और जैसे ही मुहुआ उस एरिया में आती है वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती और जमीन पे गिर के तड़पने लगती है। सू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुहुआ उस पर चढ़कर खुद को सॉल्ट से बचाती है। तब मास्टर अपने बनाए हुए तलिस्मन्स हवा में उड़ा देता है, जिनमें से कुछ सीधा मुहुआ के शरीर पर चिपक जाते हैं। मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके अंदर से स्पिरिट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद भी स्पिरिट अलग नहीं होती। इतनी पावर यूज करने से मास्टर के नाक से खून तक निकलने लग गया था। इसी क्रिटिकल मोमेंट पे मास्टर को एक आइडिया आता है, वो अपना ही खून डॉल पे लगा देता है। इससे स्पिरिट को मजबूरन मुहुआ के शरीर से बाहर निकलना पड़ता है और मास्टर उसे डायरेक्ट डॉल के अंदर रीडायरेक्ट कर देता है। फिर तुरंत उस पे तलिस्मन सील लगा देता है। मुहुआ बेहोश हो जाती है, लेकिन रिलीफ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। कुछ ही पलों में डॉल पे लगा तलिस्मन जलने लगता है और स्पिरिट दोबारा मुहुआ के अंदर वापस चली जाती है। अब इस पॉइंट पे तो सिचुएशन और भी इंटेंस हो गई थी दोस्तों, और तब मास्टर तुरंत तलिस्मन से बना कपड़ा स्पिरिट की आंखों पर बांध देता है और अपनी पावर से उसे टेम्पररी सप्रेस करके मुहुआ को कंट्रोल में ले आता है। फिर वो रेड थ्रेड से मुहुआ के शरीर को बांध देता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव बाइंडिंग के रूप में। मास्टर सू से पूछते हैं कि ये डॉल उसके घर कैसे आई, लेकिन सू तो इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पे होता है। तब मास्टर एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लड ड्रिंकिंग डीमंस को इतनी आसानी से सील नहीं किया जा सकता। मुहुआ के पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है और सू के हिसाब से वो 6 दिन पहले ही डॉल घर ले आया था। मतलब
मतलब अब सिर्फ एक दिन ही बचा है। यहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि स्पिरिट किसी वजह से मुहुआ को छोड़ना नहीं चाहती थी। सू बताता है कि मुहुआ ने सिर्फ डॉल को रिपेयर किया था। ये सुनकर मास्टर को डाउट होता है कि स्पिरिट ने जानबूझकर किसी ऐसे इंसान को चूज किया हो जो तलिस्मन को समझ सके। इतना पावरफुल तलिस्मान किसने बनाया होगा? ये सवाल उन्हें ओनर की वाइफ तक ले जाता है। मास्टर और सू तुरंत ओनर की वाइफ की सिस्टर मिस लियू के पास जाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि वो रिचुअल में पार्टिसिपेट करे। इससे वो अपनी सिस्टर के पास्ट का सच खुद देख पाएंगी। तो हाँ, रिचुअल शुरू होता है और मास्टर अपनी पावर से मिस लियू को उसके शरीर की यादों में भेजता है। सू को ड्रम एक ही रिदम में बजाना होता है और मास्टर लियू को वार्न करता है कि जब भी वो रेड थ्रेड खींचे तो उसे तुरंत वापस आना होगा, वरना वो हमेशा के लिए उस मेमोरी में फंस सकती है। रिचुअल के अंदर लियू अपनी सिस्टर को ग्रेवयार्ड से मिट्टी खोदते हुए देखती है। जब वो मिट्टी लेकर घर लौट रही होती है तब उसका मिसकैरेज हो जाता है, यानी उसका बच्चा वहीं खत्म हो जाता है। ये ट्रॉमा उसे तोड़ देता है। दर्द और ग्रीफ में डूबी हुई वो अपने लॉस्ट चाइल्ड के रिमेन्स को उस मिट्टी के साथ मिक्स करके एक डॉल बनाती है और जैसे ही डॉल कंप्लीट होती है वो पजेस स्टेट में अपने पति को एक चाकू से खत्म कर देती है और फिर पूरे परिवार को भी खत्म की थी। मतलब यहाँ एक बड़ा ट्रुथ रिवील हुआ है दोस्तों। फैमिली को खत्म करने वाला हाउस ओनर नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी और ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया था कि ओनर खुद को ही समाप्त किया है। तो हाँ, रियलिटी समझने के बाद ओनर की वाइफ ने डॉल पर तलिस्मन पेंट किया ताकि स्पिरिट को उसी डॉल में सील किया जा सके। फिर उसने डॉल को दुनिया से दूर रखने के लिए खुद को फायर रूम के अंदर ब्रिक की वॉल के पीछे सील कर लिया और आग लगा दी। इसी वजह से उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। तो इस सब के बाद मास्टर लियू को वापस रियल वर्ल्ड में खींच लेता है और सब कुछ कनेक्ट करता है। बेसिकली ग्रेवयार्ड की मिट्टी ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी से भरी थी और जब उसमें बच्चे का ब्लड मिक्स हुआ तो मल्टीपल इविल स्पिरिट्स ने उस डॉल को अपना घर बना लिया। यही स्पिरिट्स उसे कंट्रोल कर रही थी। तो हाँ, अब सॉल्यूशन भी क्लियर है। इस साइकिल को रोकने के लिए उन्हें ओनर की वाइफ की बॉडी ढूंढनी होगी। मास्टर और सू मुहुआ को कार में लेकर तुरंत निकलते हैं। रास्ते में मास्टर एक्सप्लेन करता है कि ऐसे स्पिरिट्स को सील करने के लिए सिर्फ तलिस्मन काफी नहीं होता, रादर एक ह्यूमन बॉडी की भी जरूरत होती है क्योंकि वो एक पावरफुल वेसल की तरह काम करती है। अगर उन्हें लियू की सिस्टर की बॉडी नहीं मिली तो ये स्पिरिट मुहुआ के शरीर पर फीड करती रहेगी तब तक जब तक वो कंप्लीटली उस पर कंट्रोल ना कर ले। सू घबरा कर पूछता है कि अगर बॉडी नहीं मिली तो कोई और रास्ता है? मास्टर थोड़ा रुक कर कहते हैं कि रास्ता है लेकिन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो घर पर पहुंचने के बाद मास्टर तुरंत सू को अंदर जाने से रोक देता है और उसे कार में रहकर मुहुआ पे नजर रखने को कहता है। अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए मास्टर अपना तलिस्मन लॉकेट भी सू को दे देता है और बताता है कि वो खुद भी इस बाइंडिंग तलिस्मन के सोर्स की तलाश में है। लेकिन सू सिचुएशन को देखकर एक स्मार्ट प्लान बनाता है। देखो, क्योंकि उसकी कंपनी ने इस घर को ऑलरेडी गेम के लिए फुली स्कैन किया हुआ है तो मास्टर रियल हाउस में बॉडी ढूंढ सकता है, जबकि सू वर्चुअल गेम एनवायरनमेंट में जाकर डॉल के टूटे हुए पार्ट्स और मिसिंग तलिस्मन कैरेक्टर्स लोकेट कर सकता है। मतलब दोनों अपने अपने तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। तो हाँ, मास्टर घर के अंदर डेंजरस स्पिरिट्स वगैरह से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली फायर रूम तक पहुंच जाते हैं और यहाँ उसे लियू की सिस्टर की बॉडी मिल भी जाती है, लेकिन वो ब्रिक की वॉल के पीछे सील्ड होती है। मास्टर वॉल तोड़ना शुरू करते हैं और वहीं दूसरी तरफ सू गेम के ग्लिची एनवायरनमेंट में लू की सिस्टर के स्पिरिट से मिलता है जो उसकी मदद करती है डॉल के टूटे हुए पार्ट्स ढूंढने में और वो बार बार कह रही होती है कि डॉल को वापस रख दो। सू को तलिस्मन के मिसिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और वो उन्हें अपनी डायरी में नोट करने लगता है। इसी बीच हम मुहुआ की आंखों में एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे उनके अंदर मल्टीपल आईज जाग रही हो और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। सू तुरंत मास्टर को बताने के लिए भागता है कि मुहुआ मिसिंग है। तब तक मास्टर वॉल तोड़कर बॉडी का हेड निकाल लिए थे, लेकिन उसी मोमेंट फायर रूम का डोर बंद हो जाता है और आग लग जाती है एंड ऑफ कोर्स मास्टर अंदर ही फंस चुके थे। सू डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी मुहुआ उस पर अटैक कर देती है। मास्टर चिल्लाकर कहते हैं कि तलिस्मन लॉकेट का यूज करो और सू जैसे ही लॉकेट एक्टिवेट करता है मुहुआ तड़पने लगती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मास्टर फायर रूम से बाहर निकल आता है। थोड़ी देर के लिए मुहुआ नॉर्मल हो जाती है। सू मास्टर को तलिस्मन के मिसिंग कैरेक्टर्स देता है जो उसने गेम से निकाले थे और फिर मुहुआ को संभालने चला जाता है। मुहुआ अब बहुत कमजोर हो चुकी होती है। सू उसे हिम्मत देने के लिए अपनी बनाई हुई बेबी डॉल दिखाता है और इस बार उसने उसके बाल ब्लैक किए होते हैं। इधर मास्टर तलिस्मन को कंप्लीट कर चुके होते हैं और वो ट्राई करते हैं कि स्पिरिट्स को मुहुआ के अंदर से निकालकर लियू की सिस्टर के हेड में ट्रांसफर कर दे, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं हेड टूट जाता है और सारी इविल स्पिरिट्स एक डार्क क्लाउड के रूप में रूम में फैल जाती है। तभी मुहुआ का पेट में बच्चा एबनॉर्मल तरीके से मूव करने लगता है जैसे वो बाहर आना चाहता हो। मास्टर तुरंत समझ जाते हैं कि स्पिरिट्स मुहुआ को नहीं बल्कि उसके अनबॉर्न चाइल्ड को चाह रही है, क्योंकि स्पिरिट्स दोबारा जन्म लेना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशन अब क्रिटिकल हो चुकी होती है। मास्टर कहते हैं कि अगर उन्हें रोकना है तो स्पिरिट्स को बच्चे के थ्रू सील करना होगा, जो कि बेसिकली बच्चे को समाप्त करने जैसा हुआ। मुहुआ टूट जाती है और सू से अपने बच्चे को बचाने की विनती करती है। सू भी अपनी वाइफ और बच्चे दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन मास्टर वार्न करता है कि अगर अभी डिसीजन
नहीं लिया गया तो दोनों नहीं बचेंगे। इसी वक्त सू को मास्टर की बात याद आती है कि स्पिरिट्स को सील करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी जरूरी होता है। बस फिर क्या था, बिना समय गवाए सू अपने हाथ पे कट लगाता है और अपना खून डॉल पे गिरा देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, सारी इविल स्पिरिट्स उसके अंदर एंटर कर जाती हैं। सू मास्टर से कहता है कि जल्दी तलिस्मान यूज करो, लेकिन उससे पहले ही वो कंप्लीटली स्पिरिट्स के कंट्रोल में चला जाता है। वो मास्टर को साइड में गिराकर मुंहुआ की तरफ बढ़ता है और अब उसकी एक आंख भी ब्लड रेड हो चुकी होती है। जैसे ही वो मुंहुआ को मारने वाला होता है, सू अपनी लास्ट विल पावर यूज करता है और अपनी ही रेड आई को निकाल देता है ताकि कंट्रोल को तोड़ सके। वो मास्टर को कहता है कि तुरंत तलिस्मान कंप्लीट किया जाए। मास्टर अपने खून से सू की बैक पे वही बाइंडिंग तलिस्मान ड्रॉ करते हैं जो डॉल पे बना था। जैसे ही तलिस्मान कंप्लीट होता है, सू की लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन सारे स्पिरिट्स उसके अंदर परमानेंटली सील हो जाती है। सू अपनी आखिरी पल में मुंहुआ से कहता है कि उनकी बेटी एक हेल्दी और अच्छा जीवन जिएगी और फिर वो चला जाता है। साथ ही पास में रखी मिट्टी की डॉल्स का रंग भी नॉर्मल हो जाता है, जैसे सारी डार्कनेस अब खत्म हो गई हो। यहीं पे सीन कट होती है। अब अगली सीन 6 महीने बाद की होती है, जहां मुंहुआ अपनी न्यू बॉर्न बेटी को एक स्टोरी सुना रही होती है और तभी उसे एक डिलीवरी मिलती है सू के ऑफिस से। इसमें एक स्पेशल डिजिटल सिस्टम होता है जिसमें सू का वर्चुअल वर्जन डेवलप किया गया होता है जो टाइम के साथ एज करेगा और जिससे मुंहुआ जब चाहे देख सकती है। इमोशनल मोमेंट में मुंहुआ सू से बात करती है और बताती है कि उनकी बेटी अब 6 महीने की हो चुकी है, वो हेल्दी है और दोनों उसे बहुत मिस करते हैं। सीन फिर मास्टर पे शिफ्ट होता है जो बाइंडिंग तलिस्मान को अपने कलेक्शन में रखता है। वहाँ कुछ जगह अभी भी खाली होती है और वहाँ लेबल्स होते हैं जैसे स्टीलिंग सोल, बोरोइंग लाइफ और रिजरेक्शन। ये सब हिंट करते हैं कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। फाइनली हम लियू को भी देखते हैं जो उस इविल डॉल को आर्ट गैलरी में डिस्प्ले करती है, लेकिन उसका बिहेवियर अब नॉर्मल नहीं लगता। वो ऐसी दिख रही थी जैसे वो अपने सिस्टर को वापस लाने का प्लान बना रही हो। नाउ फिल्म के लास्ट सीन में हमें सू को एक हॉस्पिटल बेड पर अनकॉन्शियस स्टेट में दिखाया जाता है। मतलब वो जिंदा है या नहीं ये बिल्कुल अनक्लियर छोड़ दिया गया है, शायद कोमा में हो, और इसी मिस्ट्री के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मडबॉर्न फिल्म की कहानी और अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज के बारे में। तो मूवी के एंड में क्लियरली दिखाया गया है कि मास्टर के पास अभी भी कुछ तलिस्मान्स मिसिंग है। ये सिर्फ एक रैंडम डिटेल नहीं है, ये हिंट देता है कि मास्टर एक लार्जर पर्पस के लिए इन तलिस्मान्स को कलेक्ट कर रहा है। शायद वो किसी अल्टीमेट रिचुअल या बैलेंस क्रिएट करना चाहता है जहां वो डिफरेंट सुपरनैचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सके, लेकिन फिल्म इस बात को इंटेंशनली ओपन छोड़ देती है। दूसरी तरफ लियू का बिहेवियर एंड में काफी सस्पिशियस हो जाता है। वो इविल डॉल को सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं रखती बल्कि उसे प्रोटेक्ट करती हुई लगती है। जैसे उसका कोई हिडन मोटिव हो। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि लियू ने सू को सीक्रेटली हाइड करके रखा हो, क्योंकि सू के अंदर अब भी वो पावरफुल इविल स्पिरिट्स सील्ड तो हैं। अगर लू इन स्पिरिट्स को कंट्रोल कर लेती है तो वो अपनी सिस्टर को वापस लाने की कोशिश कर सकती है। साथ ही वो छोटी डॉल फेस जो मुंहुआ ने पॉजेस स्टेट में बनाई थी वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लू है। ये इंडिकेट करता है कि स्पिरिट का कनेक्शन अब सिर्फ ओरिजिनल डॉल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वो एक्सपैंड हो सकता है। सबसे स्केरी पार्ट ये है कि मुंहुआ को शायद ये तक नहीं पता कि सू एक्चुअली जिंदा हो सकता है। ओवरऑल ये थ्योरी स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हो रहा है जिसके लिए पार्ट 2 ऑलमोस्ट नेसेसरी लगता है। बट देन एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मास्टर और मुंहुआ दोनों को सच पता हो। ये सच कि सू टेक्निकली जिंदा है लेकिन अब वो नॉर्मल इंसान नहीं रहा। उसने कॉन्शियसली अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके इविल स्पिरिट्स को अपने अंदर सील किया है, इसलिए वो कभी भी अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस नहीं आ सकता। अब उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक लिविंग प्रिजन जैसा है। मास्टर शायद इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर चुका है और इसलिए वो अपनी तलिस्मान जर्नी कंटिन्यू कर रहा है ताकि फ्यूचर में वो ऐसे केसेस को बेटर हैंडल कर सके। लेकिन लियू के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो इसे मिसयूज कर सकती है। वो रिचुअल्स के थ्रू सू के अंदर की स्पिरिट को मैनिपुलेट करके अपनी सिस्टर की सोल को रिवाइव करने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट पार्ट में एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, मास्टर वर्सेस लियू, जहां एक साइड बैलेंस और प्रोटेक्शन के लिए फाइट करेगी और दूसरी साइड ऑब्सेशन और रिजरेक्शन के लिए। साथ ही नेक्स्ट फिल्म मास्टर के पास्ट और उनके मोटिव्स को भी एक्सप्लोर कर सकती है। क्यों वो इतने डेंजरस तलिस्मान्स कलेक्ट कर रहे हैं और क्या वो सच में हीरो हैं या फिर विलन निकल सकते हैं या फिर एक ग्रे कैरेक्टर। स्टीलिंग सोल, बोरिंग लाइफ और रिजरेक्शन जैसे तलिस्मान का मेंशन ऑलरेडी हिंट देता है कि आगे का स्केल और भी डार्क और पावरफुल होने वाला है। अब रेडिट पे एक और थ्योरी ये कहती है कि सू ने शायद सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं किया बल्कि अननोइंगली एक हायर एंटिटी बनने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी हो, क्योंकि उसने मल्टीपल इविल स्पिरिट्स को एक साथ अपने अंदर सील किया है। तो पॉसिबल है कि वो स्पिरिट्स टाइम के साथ मर्ज हो जाएं और एक नई और भी पावरफुल कॉन्शियसनेस क्रिएट हो। इसका मतलब ये है कि सू अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक लिविंग वेसल ऑफ मल्टीपल एंटिटीज बन रहा है। अगर फ्यूचर में वो कंट्रोल लूज करता है तो वो खुद एक वॉकिंग डिजास्टर बन सकता है जो किसी भी तलिस्मान से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये ट्विस्ट स्टोरी को और डार्क बना देता है क्योंकि जो हीरो था वही नेक्स्ट थ्रेट बन सकता है। नाउ अगर हम ध्यान से सोचे तो ये स्पिरिट रैंडमली किसी को भी पजेस नहीं करती। ओनर की वाइफ का मिसकैरेज हुआ था और उसने अपने मृत बच्चे की रिमेन से डॉल बनाई थी, राइट? मतलब स्पिरिट
का जन्म ही एक माँ के दर्द से हुआ था और जब मुहुआ पजेस्ड होती है तो वो भी प्रेग्नेंट होती है। ये एक पैटर्न है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्पिरिट स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रीविंग मदर्स को ही टारगेट करती है। इसका रीजन सिंपल है, एक प्रेग्नेंट वुमेन का बॉडी ऑलरेडी एक नई लाइफ को नर्चर कर रहा होता है जो स्पिरिट के लिए परफेक्ट वेसल बनाता है। साथ ही माँ का इमोशनल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और यही वीकनेस स्पिरिट एक्सप्लॉइट करती है। यही रीजन है कि मुहुआ बार बार रॉ मीट खाने लगती है और स्पिरिट उसके बॉडी के बच्चे के थ्रू दोबारा जन्म लेने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। ये थियरी फिल्म के कोर मैसेज को और डीप बना देती है कि माँ का प्यार और ऑब्सेशन एक्चुअली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो ये पॉसिबल है कि स्पिरिट किसी और प्रेग्नेंट वुमेन को भी टारगेट करे और साइकिल फिर से शुरू हो। नाउ एक और डिटेल जो फिल्म में कैजुअली दिखाई गई है लेकिन एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट है, वो है बॉस का सू को प्रोटेक्शन तलिस्मन देना जो उसकी वाइफ ने स्पेसिफिकली सू और मुहुआ के लिए बनाया था। अब सवाल यह है कि बॉस की वाइफ को तलिस्मन्स बनाने कैसे आते हैं और उसने स्पेसिफिकली सू और मुहुआ के लिए ये क्यों बनाया जबकि वो दोनों से पर्सनली इतने क्लोज भी नहीं थे। ये मेरे हिसाब से तो कोइंसिडेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि बॉस और उसकी वाइफ ऑलरेडी सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। हो सकता है कि उन्होंने सू को जानबूझकर इस हॉन्टेड हाउस वाले प्रोजेक्ट पे साइन किया हो क्योंकि उन्हें पहले से अंदाजा था कि वहां कुछ अननेचुरल तो है। शायद वो खुद ही इस कर्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बचना चाहते थे, इसलिए सू को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किए। लेकिन गिल्ट कॉन्साइंस की वजह से बॉस ने लास्ट मोमेंट में प्रोटेक्शन तलिस्मन उसे दिया होगा। अब हो सकता है ये सब मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ, बट हाँ ये भी एक थियरी है जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड देन फाइनल थियरी पे हम आते हैं जो कि सबसे मॉडर्न और सबसे स्कैरी है। सोचिए अगर सू का हॉरर गेम एक्चुअली रिलीज हो जाता है तो क्या होगा। गेम के अंदर पहले से ही स्पिरिट के ग्लिचेस आने लगे थे, राइट? आई मीन ओनर की वाइफ का जो घोस्ट थी वो विदाउट परमिशन गेम में अपीयर हो रही थी। इसका मतलब स्पिरिट ने ऑलरेडी डिजिटल मीडियम में अपना रास्ता ढूंढ लिया है। अब अगर ये गेम लाखों प्लेयर्स तक पहुंचता है तो हर प्लेयर का फोन या वीआर हेडसेट एक पोटेंशियल वेसल बन सकता है। नॉट एग्जैक्टली वेसल बट एक मीडियम बन सकता है जिससे दूसरे इंसान को वेसल बनाया जा सके। ईस्ट एशियन फोकलोर में कर्सेस ट्रेडिशनली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं जैसे डॉल्स, मिरर्स, फोटोज, लेकिन ये फिल्म शायद एक नई पॉसिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है कि कर्स अब डिजिटल कोड के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं। तो हाँ, अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो शायद ये दिखाया जा सकता है कि गेम का कोई बेटा वर्जन लीक हो गया है और अब कर्स डिजिटली स्प्रेड हो रही है और इससे मास्टर को एक बिल्कुल नए लेवल पे चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अगेन ये मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद ऐसा ना हो आने वाली मूवीज में, बट जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों ये थी मडबॉर्न फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।